तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वर्कशॉप। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईयर्स गिवन बिलो विथ रेफर टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब आपको सामने एक कॉलम दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप पेन या पेंसिल हाथ में रखिए, उसके बाद आप इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आप 1959, इसमें क्या हुआ था लिखिए। यूनेस्को launched an international campaign to protect temples and artifacts. उसके बाद सेकेंड 1965 दिख रहा होगा आपको, तो उसमें लिख लीजिए व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस। ये सारी चीज़ें आपको लेसन से मिल जाएगी। हाँ, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। दोबारा रिपीट कर दूं, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। तीसरा आपको दिख रहा है साल 1968, उसमें लिखिए द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर gave similar goals and presented them at the United Nations conference 1972 में लिखिए The Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's General Conference. दोबारा रिपीट कर रही हूँ। The Convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by यूनेस्कोस जनरल कॉन्फ्रेंस। और आखिरी जो 2009 है उसमें लिखिए 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द फॉलोइंग, आंसर लिखते जाइए। द कंट्री वेयर माउंट युंगशॉन इज सिचुएटेड, आंसर रहेगा चाइना। क्वेश्चन नंबर बी, द फेमस डैम इन इजिप्ट और रिवर नाइल, कौन सी फेमस डैम थी? असवन हाई डैम। सी, द प्लेस वेयर कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट वॉज हेल्ड, लिख लीजिए स्टॉकहोम, STOCKHOLM, स्टॉकहोम, कॉमा स्वीडन, SWEDEN। ये सारा हम लोग लेसन में नाम पढ़ चुके हैं। द कंट्री इन विच द हाइएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर, सबसे ज़्यादा किधर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? इटली। किधर है? इटली। द बॉडी विच कैन एक्सक्लूड अ साइट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कौन निकाल सकता है? किसको डिलीट करने का राइट है? किसको भी एरिया को निकालने का राइट किसको है? द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। क्वेश्चन नंबर 3 के फिलअप्स देखिए। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। There were around 890 World Heritage Sites. 890. Question number C. Philip C. The role of World Heritage Committee is to list
द साइट्स एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, थोड़ा लंबा है। टू लिस्ट द साइट्स एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिल अप डी देखिए, द टेन्योर मतलब मुद्दत, हाँ मुद्दत, कितना टाइम, कितने टाइम के लिए वो सेलेक्ट किए जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के लोग, 6 ईयर्स के लिए ना, तो लिखिए 6 ईयर्स। वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इट्स, ये जो ऊपर आप लोगों को साइट दी गई थी है ना, लेसन के एंड में आपको एक साइट दी गई थी, वेबसाइट दी गई थी, बस यही whc.unesco.org, तो यही वेबसाइट का नाम यहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय गिविंग रीजंस व्हाई वुड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर। सो कैरी वन पेन और पेंसिल इन योर हैंड। आपको बताना है, ये क्वेश्चन जो है ना आपको पैसेज में आ सकता है, हाँ ठीक है, अक्सर आता है ना, A to D कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है जिसमें के वेब डायग्राम दिया होता है। तो हम लोगों ने लेसन में देखा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किनको कहा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स याद है ना आप लोगों को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है आलमी विरसे के मकामात है ना, आलमी विरसे के मकामात, उनको कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो हमने देखा है कि डिफरेंट प्रोसीजर्स है ना उनके। तो अब वो खतरे में क्यों है, एक तो दिया आपको वॉर, जंग होगी तो हो सकता है वहां पे बॉम्ब वगैरह गिर जाए है ना, या गोला बारूद से वो उड़ जाए, तो वो एक हो गया वॉर। दूसरा लिख लीजिए पोचिंग, POACHING, पोचिंग। पोचिंग का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने लेसन में, शिकार करना, शिकार करना उसकी खाल वगैरह के लिए। हम लोग ने देखा था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिर्फ वो नहीं है, मॉन्यूमेंट्स ही नहीं है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला, सिर्फ वो नहीं आता है, बल्कि फॉरेस्ट के एरियाज वगैरह भी आते हैं। तो अगर फॉरेस्ट एरियाज आते हैं तो उनमें जो जंगली जानवर है उनकी पोचिंग की जाए तो भी वो खतरे में, ठीक है ना। पोचिंग लिखे आप लोगों ने, POACHING, पोचिंग। तीसरा लिखिए पोल्यूशन, POLLUTION, पोल्यूशन। नेक्स्ट लिखिए एसिड रेन, एसिड रेन। नेक्स्ट लिखिए ह्यूमन एनक्रोचमेंट, ह्यूमन HUMAN, ह्यूमन एनक्रोचमेंट, ENCROACHMENT, ह्यूमन एनक्रोचमेंट। ह्यूमन एनक्रोचमेंट मतलब क्या, इंसानी मुदाखलत। इंसानी मुदाखलत मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल के कोई जो है फॉरेस्ट एरिया था है ना, वहां से सारे जंगलात की जो है कटाई कर दी गई, डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया, और वहां पे जो है कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए गए। कंक्रीट जंगल मतलब बिल्डिंग्स वगैरह की बात कर रही हूँ मैं है ना, वहां पे जो शहर बसा दिया गया। तो ये इंसान का क्या हुआ, मुदाखलत हुई। नेक्स्ट लिखिए हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक, हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक, इसकी वजह से भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज को खतरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स कुदरती तबाही, नेचुरल डिजास्टर्स कुदरती तबाही, ठीक है। और आखिरी में आप लिखोगे अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ये वेब डायग्राम सबको समझ में आ गया। अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन मतलब बेकाबू जो है शहरियाना, मतलब बिना सोचे समझे शहर बसाना। इसके बाद आंसर योर ओन वर्ड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग को, ये भी जो है A2 मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में आएंगे, और इफ इनकेस आए तो आपको पैसेज में से इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
रीड द फॉलोइंग ड्यूटीज टूवर्ड प्रिजर्वेशन of any historical site and make sentence about each of our duty. मतलब क्या हुआ, read the following duties. ये जो ना आप लोगों की क्या फराइज है, क्या फर्ज है आप लोगों का, अगर हमको कोई तारीखी मकाम को प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व करना मतलब उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसकी हिफाजत करना, तो आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, कुछ फराइज दिए हैं, आप लोगों को उसको और क्या करना है, मेक सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ आवर ड्यूटी, उसके बारे में और सेंटेंस लिखना है, उसको और इलैबोरेट करना है. ओके जैसे देखिए पहला लिखा है कि ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस ना, तो उसके आगे आपको दिया है विजिटर मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस. तो ऐसे आप लोग को सेंटेंस बनाना है. मतलब समझा आप लोग को कि ये सारे जो जुमले क्वेश्चन में दिए हुए ना, वो हुक्मिया अंदाज में दिए, हुक्मिया जुमले जो आप इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला जाता है वो टाइप में दिए है, और आपको ना उसको एक असर्टिव सेंटेंस जैसा लिखना है. असर्टिव मतलब सादा जुमले में. वो हुक्मिया नहीं होना चाहिए, वो एक नॉर्मल जुमला होना चाहिए. समझ में आ रही बात. तो जैसे दूसरा आपको दिया है मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, तो लिख लीजिए ऑल विजिटर्स must maintain discipline and order in the place. All visitors must maintain discipline and order in the place. ठीक है. नेक्स्ट लिख लीजिए they should maintain cleanliness in the area. They should maintain cleanliness in the area. नेक्स्ट लिख लीजिए they must use dustbins and garbage bags for throwing leftovers. leftovers ये एक ही वर्ड है. क्या मतलब leftover मतलब बचा कुचा जो भी कचरा रहता है वो फेंकने के लिए डस्टबिन और गार्बेज बैग का यूज कीजिए. उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए विजिटर मस्ट ऑब्जर्व कंप्लीट साइलेंस एट द साइट. Visitor must observe complete silence at the site. उसके बाद लिखिए, समझ में आया है ना आप लोगों को, मैं अगला अगला पॉइंट बताती जा रही हूँ. फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट के लिए लिखिए they should maintain environmental safety for their own safety. They should maintain environmental safety for their own safety. समझ में, और खुद की हिफाजत चाहते हो, तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, तो एनवायरनमेंट को भी तहफ़्फ़ुज़ दो. और द लास्ट वन है, लिखिए इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज हिस्टोरिकल हेरिटेज. इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर कंट्रीज हिस्टोरिकल हेरिटेज. समझ में आया. तो किस तरह से ये सेंटेंस आपको हुक्मिया अंदाज में दिए थे, जिसको आपको सादा जुमलों में कन्वर्ट करना था. इसके बाद आप लोगों को देखिए एक फ्लो चार्ट जैसा कुछ दिया हुआ है. कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू शो हाउ एनी साइट ऑफ एनी कंट्री कैन बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो आप लोगों को इसके ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दिए हुए हैं. तो आपको ये जो दिख रहे हैं ना 1 से लेके 5 पॉइंट्स तक, ये सारे ऑप्शंस हैं. तो आपको इसको फ्लो चार्ट में बस इंक्लूड करना है, दैट्स इट. लेकिन पता है ना आप लोग को कैसे फ्लो चार्ट में कैसे डालते हैं, तरतीब में. जैसे आप लोग बोलते हैं तारीखी मकामात तरतीब में, सीक्वेंस में, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो वैसा. तो अगर लास्ट टाइम हम लोगों ने लेसन किया था, अगर आप लोग को याद होगा, मुख्तलिफ मराहल दिए गए थे, डिफरेंट प्रोसीजर्स वर गिवन कि किस तरह से कोई भी मकाम जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कैसे इंक्लूड होता है. देखा था आप लोगों ने, एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाई जाती है, फिर उसका वो जगह का नाम इंक्लूड किया जाता है टेंटेटिव लिस्ट में एंड ऑल. अगर आप लोग को याद होगा, नुमाइंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को. ठीक है. तो अभी देखिए, सबसे पहला आप आएगा
के इंक्लूजन, थर्ड वाला पॉइंट है ना, वो पहला आएगा। इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ द साइट फॉर द नॉमिनेशन इन द in a tentative list after an inventory in the country or the state, है ना। ये पहला पॉइंट आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ द साइट फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट टू नॉमिनेशन फाइल। मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले थर्ड वाला पॉइंट, फिर फर्स्ट वाला पॉइंट। ठीक है। उसके बाद आएगा अ रिव्यू। इसके बाद आएगा अ रिव्यू, पांचवा वाला पॉइंट, रिव्यू ऑफ द फाइल इंक्लूडेड बाय द एडवाइजरी बॉडीज। उसके बाद आएगा डिसीजंस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी आफ्टर रिव्यू ऑफ अ नॉमिनेटेड फाइल। और आखिरी में आएगा नेम ऑफ द साइट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आफ्टर मीटिंग द क्राइटेरिया। सॉरी। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर अगर आंसर में सीक्वेंस बताऊं तो 2, 5, 1, 4, 3 है ना, ये पॉइंट्स का आप साइड में लिख सकते हो। 2, 5, 1, 4, 3 मतलब ये सीक्वेंस में जो है ना, ये आपको ऊपर जो फ्लो चार्ट दिए हैं, डब्बे दिए हैं, उसमें लिखना है। और कभी भी आप एग्जाम्स में है ना, अगर फ्लो चार्ट आया तो ऐसा नहीं कि आप जो है बॉक्सेस पहले बना लो, फिर उसमें घुसा घुसा कर लिखने की कोशिश करो। हमेशा जो है ना, पहले आप बॉक्स नहीं बनाओगे, पहले आप लिख लोगे। क्योंकि आपको पता नहीं कि इसको लिखने में कितना स्पेस लगेगा। प्रॉपर जजमेंट लेके आप लिखोगे कि नीट एंड टाइडी। देखो, क्लीनलीनेस डज मैटर इन केस ऑफ लैंग्वेज पेपर। तो जितना आप ओवर राइटिंग करोगे, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन लेक्चर में बता रही हूँ कि यू शुड अवॉइड डूइंग ओवर राइटिंग। उसके वजह से मार्क्स बहुत डिडक्ट होते हैं। ओके, सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। नेक्स्ट देखते हैं मैच द कॉलम। अब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम करना है। आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू अक्रॉस कंट्रीज। बी वाला पॉइंट आएगा। सेकेंड देखिए, आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, एच पॉइंट आएगा, स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर एवरीवन। तीसरा देखिए, आइडेंटिफाई साइट्स दैट रिप्रेजेंट, जी पॉइंट आएगा, बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ल्ड्स कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज। यूनेस्को seeks to preserve outstanding sites, सी वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद पांचवा देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड हैव relevant डेवलपमेंट प्लान। क्या आएगा? रेलेवेंट डेवलपमेंट प्लान। कौन सा पॉइंट है ये? प्लान पॉलिसीज। रेलेवेंट डेवलपमेंट प्लान पॉलिसीज, कौन सा पॉइंट है? आई। छठा देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड प्रोटेक्ट दिस साइट्स, एफ। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सर्व एज, ई वाला पॉइंट आएगा, एन असेट। उसके बाद आठवां देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड एंश्योर ग्रीन लोकल बेस्ड, ये फर्स्ट वाला पॉइंट। ठीक है, ग्रीन लोकल बेस्ड स्टेबल एंड डिसेंट जॉब्स। और ये जो आखिरी पॉइंट है, नाइन्थ वाला, इट शुड एट लार्ज डेवलप, डी आएगा, टूरिज्म। तो अगर आपको अभी नहीं भी समझाया मैं, तो मैं लाइन से बता दूं। फर्स्ट का आप लिखोगे बी, सेकंड का एच, थर्ड का जी,
फोर्थ का सी, फिफ्थ का आई, सिक्स्थ का एफ और सेवेंथ का ई, एट का ए और नाइन्थ का डी लिखोगे। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ गया होगा, क्योंकि उसके आंसर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं तो हो सकता है रीडिंग में मिस हो जाता है आपसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। तो ये थोड़ा ये हो सकता है आपको पर्सनल रिस्पॉन्स वगैरह में पूछे। तो वर्ल्ड हेरिटेज यानी आलमी विरसे के मकामात, है ना, और कल्चरल हेरिटेज तहजीबी विरसे के मकामात। तो दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप शॉर्ट में लिख लीजिए, द वर्ड वर्ल्ड हेरिटेज इज रिलेटेड विद द नेचुरल और मैन-मेड प्लेसेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। वापस मैं बता रही हूँ, द वर्ड वर्ल्ड हेरिटेज इज रिलेटेड with the natural or man-made places that are recognized as having international importance। फिर आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, whereas cultural heritage, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे आप, cultural heritage is related with a particular society or groups, comma its ideas, comma customs, comma beliefs, art and literature etc। मतलब मैं अगर आम जुबान में आपको समझाऊं तो कोई भी नेचुरल या मैनमेड जगह जिसका कुछ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है उसको आप वर्ल्ड हेरिटेज करार दे सकते हो। लेकिन ऐसी जगह जो लोगों के किसी कल्चर तहजीब से जुड़ी हुई है, किसी समाज के बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर ग्रुप से, उनकी कस्टम से जुड़ी हुई है तो उसको हम कल्चरल, जैसे कि अगर हमारे यहाँ मक्का मदीना की बात करें या नॉन मुस्लिम के काशी मथुरा वगैरह की, तो वो उनका कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिया है कि फॉलोइंग आर द वेज, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, फॉलोइंग आर द वेज टू प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ट्रांसफर दिस पॉइंट इनटू स्मॉल पैराग्राफ, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की जो है पॉसिबिलिटीज नहीं है। नाउ दिस वर्ड्स, 11th क्वेश्चन, find from the text minimum 8 words related to cultural heritage and make a word register, arrange them in a alphabetical order। तो ये जहाँ पर कल्चरल हेरिटेज का जिक्र आया है जिस पैसेज में, जहाँ पर वहाँ से आपको कल्चरल हेरिटेज है, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि जैसे वहाँ पे होगा शायद कस्टम होगा वर्ड, या आर्ट होगा, या लिटरेचर होगा, या दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आपको पैसेज से ढूंढकर लिखना है। अंडरस्टूड? Okay, now look the 12th question. Look at the words and their meanings. Underline the correct alternative। ये आपको A3 जो होता है ना vocabulary based क्वेश्चन, उसमें पूछा जा सकता है। तो determine, the first one is determine, उसको determine नहीं determine पढ़ते हैं। Answer is B, decide। Second देखिए, number 2 monument, answer is C, memorial building। Number 3 significant, आंसर इज इम्पॉर्टेंट, डी। चौथा देखिए डिजास्टर, आंसर इज कैलेमिटी। डिजास्टर कैलेमिटी दोनों का मतलब क्या है, मुसीबत या आफत। अब ये जो 13 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 13 और उसके बाद वाला 14 भी, ये दोनों जो है ना ग्रामर से डील करते हैं, दोनों भी ग्रामर से डील करते हैं। तो वो जो आपको A4 होता है पैसेज में, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें आने के चांसेस हैं। ओके, आप देखिए पहले क्या है, क्या दिया है आपको, क्या दिया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड एज वेल एज, एंड
एज वेल एज इन 2 सेपरेट सेंटेंस। बात समझ में आई कि ये ग्रामर में आपको क्या करना है ना, कि आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल करना है, एज वेल एज का भी इस्तेमाल करके बताना है। सबसे पहली बात आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये मतलब क्या है नॉट ओनली बट ऑल्सो। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई लाइक आइसक्रीम एंड चॉकलेट, मैं 2 चीज़ें पसंद करती हूँ, आई लाइक आइसक्रीम एंड चॉकलेट। तो अगर मेरे को बोला जाए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओ, तो मैं कैसे कहूँगी, आई लाइक नॉट ओनली आइसक्रीम बट ऑल्सो चॉकलेट। ये हो गया, आई लाइक नॉट ओनली आइसक्रीम बट ऑल्सो चॉकलेट। अब मैं इसी सेंटेंस को एज वेल एज के साथ कैसे कहूँगी, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, कि मुझे आइसक्रीम भी पसंद है, साथ ही साथ चॉकलेट भी पसंद है। आई लाइक आइसक्रीम एज वेल एज चॉकलेट। बात समझ में आई। तो दोनों केस में ना एंड निकल जाता है ना, जो 2 चीज की अगर आप बात कर रहे हो, 2 डिफरेंट चीज की, अगर उनको जो है कंजंक्शन एंड से जोड़ा जा रहा है तो उसमें से एंड निकल जाएगा। अंडरस्टूड। तो उसी तरह से देखिए, अब मैंने तो आपको एकदम एलिमेंट्री सिंपल एक एग्जाम्पल दिया। तो होता ही है कि थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चंस देख के बच्चे डर जाते हैं। नो नीड टू वरी अबाउट। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल Council on Monuments initiated a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। मैंने क्या बोला कि एंड को निकाल दोगे आप। मेन आपका फोकस यही ढूंढो कि आप भाई एंड है कहाँ पर है, कौन सी 2 चीज़ों की बात की जा रही है। कौन सी 2 चीज़ों की बात की जा रही है, यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल की, राइट। तो आप स्टार्टिंग में ही लगा दोगे नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल, और बाकी का जो सेंटेंस है ब्ला 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 रिमेन सेम। बात समझ में आई। नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल, और बाकी का सेंटेंस रिमेन्स द सेम। ओके। इसको अब हम एज वेल एज के साथ कैसे जोड़ेंगे, यूनेस्को एज वेल एज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स ब्ला 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 ब्ला। अंडरस्टूड। यूनेस्को एज वेल एज द इंटरनेशनल काउंसिल। बात समझ में आई ना। तो अगर आपको मेरा सिंपल सा एग्जांपल समझ में आ गया आइसक्रीम चॉकलेट वाला कि भाई एंड को हटाना है, तो ये भी आई होप समझ में आ गया आपको। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। ठीक है, क्या दिया है कि आपको ढूंढना है कि भाई एंड कहाँ पर आया है। देखिए आप, एंड कहाँ पर आया है, कहाँ पर आया है, आइडेंटिफाइंग और नॉमिनेटिंग के बीच में आया है। ठीक, तो आपको एंड को हटाना है। ठीक है, और कौन सी 2 चीज़ों की बात की जा रही है, आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग। तो आइडेंटिफाइंग के पहले आप नॉट ओनली लगा दो, और नॉमिनेटिंग के पहले बट ऑल्सो लगा दो। समझ में आई। तो द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल not only for identifying but also for nominating new sites। एक for का इजाफा करना पड़ेगा। The state parties are responsible not only for identifying but also for nominating new sites। ओके। अब इसी सेंटेंस के अंदर हम as well as कैसे लिखेंगे, The state parties are responsible for identifying as well as nominating new sites, है ना। मेन ये है कि आपको एंड दिखना है कहां पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपेरा हाउस, राइट। ओपेरा हाउस वाला है ना। ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वीना इन ऑस्ट्रिया आर कल्चरल साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। ओके, तो किन 2 चीजों की बात की जा रही है, ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया पहला। तो नॉट ओनली ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया बट ऑल्सो द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वीना इन ऑस्ट्रिया आर कल्चरल साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। ओके। उसके बाद एज वेल एज कैसे लगेगा, ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वीना इन ऑस्ट्रिया आर कल्चरल साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। ओके।
अगला देखिए, यहाँ पर भी आप मेन आपका टारगेट होगा एंड कहाँ पर आया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड, है ना। तो आप एंड को हटा दोगे, किसके पहले आप नॉट ओनली लगाओगे, कल्चरल के पहले। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बोथ भी हटा दोगे, बोथ हटा दोगे, दोनों दोनों है ना, बोथ उसको हटा दोगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली कल्चरल बट ऑल्सो नेचुरल एरियाज। और जब एज वेल एज लगाना होगा तभी भी आप एंड हटा दोगे और बोथ हटा दोगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल एज वेल एज नेचुरल एरियाज। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन। एंड कहाँ पर आया है, टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ये दो चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप कैसे लिखोगे, टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली द टेम्पल्स बट ऑल्सो आर्टिफैक्ट्स, बाकी का सेम, बात समझ में आई। टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली द टेम्पल्स बट ऑल्सो आर्टिफैक्ट्स, इसी को आप एज वेल एज के साथ कैसे लिखोगे, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एज वेल एज आर्टिफैक्ट्स यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन। आई होप समझ गए आपको, ठीक है। अगला वाला भी ग्रामर से डील करता है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ के करना है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग एज वेल एज बाय नो सूनर देन, ठीक है। नो सूनर मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। समझ में आई बात। अब जैसे देखिए, पहला सेंटेंस देखिए आप लोग, क्या दिया है, एज सुन एज ही केम दे ऑल गिव एन अप्लॉज। समझ में आया, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि आप एस जब भी नो सुनर लगा रहे हो, नो सुनर देन, हाँ, नो सुनर देन, तो जब ये लगा रहे हो ना, आपको एज सुन एज हटा देना है। अब सेंटेंस के स्टार्टिंग हिस्से में देखिए, एज सुन एज ही केम, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है। आप क्या करोगे, सबसे पहले एज सुन एज को हटा के नो सुनर लगाए, और यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, केम है ना। तो ये केम क्या है, कम का पास्ट फॉर्म है। अब पास्ट फॉर्म है, इसलिए इस अगर मैं इसको केम को टुकड़े करूँ, अगर स्प्लिट करूँ, तो वो होगा कम प्लस डिड, ठीक है। मेरी बात अगर आप चाहो, अगर आपके सामने टेक्स्ट बुक हो तो प्लीज़ नोट डाउन कर लो, केम को अंडरलाइन करके आप लिख लो कम प्लस डिड, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, वो वाले हिस्से में जहाँ पे एज सुन एज आया है, सेंटेंस का वो पार्ट जहाँ पे एज सुन एज आया है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है, ठीक है। तो केम को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, कम प्लस डिड। ये क्यों किया हमने, क्योंकि नो सुनर के फौरन बाद एक हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी है। तो अब कैसा हुआ, नो सुनर डिड ही कम, कॉमा देन ऑल गिवन एप्लॉस। जहाँ पे कॉमा होता है ना, एक्चुअली आंसर में जो है कॉमा नहीं आना चाहिए, यहाँ पर बाय मिस्टेक दिया है, कॉमा हटा के देन लगता है सिर्फ, ठीक है। बात समझ में आई। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो इट्स ओके, जहाँ पर नहीं दिया है ना, तब हमको ऐसे दो पार्ट्स में जो है मेन वर्ब को, वर्ब किसको बोलते हैं याद है आपको ना, फेल, काम, एक्शन, क्रिया। आप देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, एज सुन एज द बिल इज पास्ड, आप बता सकते हो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, क्या है हेल्पिंग वर्ब, इज। तो आप यहाँ पे आपको तोड़ने फोड़ने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर वो कर सकते हो कि नो सूनर इज द बिल पास्ड, नो सूनर इज द बिल पास्ड देन इट विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। बी वाला देखिए, एज सुन एज को हटा के आप क्या लगाओगे, नो सूनर। और एस्केप्ड दिया है आपको, क्या दिया है, एस्केप्ड। आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। तो एस्केप्ड क्या होएगा, एस्केप प्लस डिड, क्या हो जाएगा, एस्केप प्लस डिड। तो अब कैसे बनेगा आंसर,
नो सूनर डेड द थीफ एस्केप देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। बाद वाले हिस्से में कोई चेंज नहीं होता है, खाली ये है कि बस जहाँ पे कॉमा होता है वहाँ पे देन भी कौन सी स्पेलिंग देख लो, THAN ना, THEN वाला नहीं, THAN है। सी वाला क्वेश्चन देखो, एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड। क्या यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं? क्या है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? हैव। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हैव। तो हमको टेंशन की जरूरत नहीं है। नो सूनर हैव यू फिनिश्ड देन यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर्स। डी वाला देखिए, एज सुन एज दे कैन मैनेज। क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे? कैन। तो कैसा बनेगा? नो सूनर कैन दे मैनेज देन दे शुड चेंज देयर हाउस। एंड द लास्ट वन इज एज सुन एज द बेल विल रिंग। क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब? विल। ठीक है, पहले ले लोगे आप उसको। नो सूनर विल द बेल रिंग, ध्यान से सुनिए, नो सूनर विल द बेल रिंग देन द स्कूल असेंबली विल स्टार्ट। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया ग्रामर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रिपेयर अ टूरिज्म लिफलेट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यू मे रेफर टू पॉइंट्स इन द वार्मिंग अप, योर होम टाउन, अ हिस्टोरिकल प्लेस, अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। देखिए, वार्मिंग अप में अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में लेसन पढ़ाते समय, वार्मिंग अप देखते हैं जरा। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो आप लोग को मैंने लिखाया था लेसन की शुरुआत में, ट्रैवल लिफलेट, बिल्कुल वही चीज़ की बात की जा रही है। और अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये चीज़ जो है, जब आपका पेपर 100 मार्क्स का था फर्स्ट ईयर में, तब आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस थे, लेकिन अब ये चीज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम से एक्सक्लूड कर दी गई है। ये जो है एक्टिविटी करके आपको बोर्ड पेपर में आता था अब, लेकिन ये चीज़ निकल गई है। तो ये चीज़ हो सकता है आप लोगों को एज एन असाइनमेंट टीचर, जो आपका 20 मार्क्स का इंटरनल्स होते हैं उसमें दे दे। अदरवाइज ये जो है, मैं ये आप लोगों को दे चुकी हूँ ना, हमें कोल्हापुर जो है हिल स्टेशन का, कोल्हापुर प्लेस का मैं दे चुकी हूँ। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि आपको हो सकता है कि इंटरनल में टीचर एज एन एक्टिविटी दे दे। अदरवाइज अब ये चीज़ जो है बोर्ड एग्ज़ाम से खारिज हो चुकी है, निकल चुकी है। तो हियर वी एंड अप विद द लेसन, द लास्ट वन इज द प्रोजेक्ट। ठीक है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आई जस्ट एंड अप माई लेक्चर ओवर हियर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।